अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर ज़ैदी की बुक का चैप्टर 19 जो हम कर रहे थे, ठीक है, सोशल सेक्टर्स पे बेस करता है जो, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 बेसिकली है पॉपुलेशन वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्टिलिटी रेट, फैमिली प्लानिंग के जितने प्रोग्राम्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, और उनके क्या क्या हमें रिजल्ट्स जो मिले, ठीक है, और फर्दर हमें किस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है हमारा हाई ग्रोथ रेट होने के पीछे, इसमें हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट में जो बुक में जिस तरह पास्ट को लेके चला, प्रीवियस इवेंट्स जितने भी थे पाकिस्तान में उनसे रिलेट करके हम स्टार्ट में वैसे करेंगे, और एंड पे हम करंट सिनेरियो को भी देखेंगे कि पाकिस्तान में अभी जो फर्टिलिटी रेट की पोजीशन है वो क्या है, और उसको हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर प्रोग्राम। पाकिस्तान बेसिकली जो था वो विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 180 मिलियन, एट मोस्ट पॉपुलस कंट्री था 1995 में। ठीक है, अगर हम 1995 का डाटा लेते हैं तो हमें पता ये लगता है कि हमारी पॉपुलेशन उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हाई थी, जो कि 180 मिलियन थी, और हम तकरीबन दुनिया के 8वें ज़्यादा पॉपुलस कंट्री थे। ठीक है, 1981 से 89 का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो 2.69% थी। ठीक है, अराउंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारी उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, लेकिन 1950 से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हमारी थी वो कम थी, 2%, लेस देन 2% थी। ठीक है, क्योंकि अब जैसे ही पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद हमें सबसे जो मेन इशू हमारे पॉलिटिशियंस और जो स्टेक होल्डर्स थे उनको फेस करना था वो रिफ्यूजीज को शेल्टर और फूड की प्रोविजन थी। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा बल्क अमाउंट में पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ आई थी। ठीक है, उनको कैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हमारे जो इनिशियल इश्यूज थे फाइनेंशियल, हमारे पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे, इवन हमारे पास सोशल रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं थे। उस टाइम पे इंडस्ट्रीज हमारी इतनी डेवलप नहीं हुई हुई थी, बहुत सारे इश्यूज थे, और हमारे पास जो पॉपुलेशन तो बल्क अमाउंट में मौजूद थी, लेकिन उनमें से स्किल जो थे, जो कुछ ना कुछ हुनर जानते हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोग थे। तो इसलिए पॉपुलेशन को कैटर करना उस टाइम पे हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज था। ठीक है, अब फर्टिलिटी रेट अगर हम देखते हैं तो एवरेज फर्टिलिटी रेट बेसिकली क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न अलाइव टू अ वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। बेसिकली कुछ जो चिल्ड्रन होते हैं वो अलाइव नहीं भी पैदा होते। ठीक है, तो उनको हम जो है वो मोर्टेलिटी या मोर्टेलिटी रेट में डालते हैं। ठीक है, सो फर्टिलिटी रेट ये होता है कि अलाइव चिल्ड्रन जितने भी पैदा हो रहे हैं एक वुमेन के, ठीक है, तो वो उसका फर्टिलिटी रेट होता है। उस तरह से हम फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट करते हैं। अब फर्टिलिटी रेट जो था वो 6.3% था 1970s में। ठीक है, 6.0% था 1980s में, और 5.4% था 1990s में, और अगर 2000 की बात करें तो 4.7% था। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट जो हम देख रहे हैं कि 1970s से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होता गया है। ठीक है, अब इन इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर्स हैं जो कि फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करने का सबब बने हैं। ठीक है, और हमारा फर्टिलिटी रेट अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमी से, क्योंकि अब डेवलप वर्ल्ड जितने भी हैं, ठीक है, उनमें ये कंसीडर किया जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो चूंकि लिमिटेड होते हैं, तो पॉपुलेशन जब कम होगी तो हम जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम इजीली जो है अडॉप्ट कर सकेंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्चेज आई हैं या डेवलप्ड इकोनॉमीज ने जब जैसे ये पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, जैसे चाइना, हांगकांग, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो इनमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि अब इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी उन्हें देखने को पड़ेंगे जब इन द फ्यूचर 50 ईयर्स। ठीक है, तो जो उन्होंने फर्टिलिटी रेट को अपने कंट्रोल किया है या फैमिली प्लानिंग की कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट करवाए हैं, तो उनको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। थोड़ा सा भी हम हिस्टोरिकल जो देख रहे थे उसको देखते हैं। पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट अ नेशनल फैमिली एंड पॉपुलेशन प्रोग्राम
इन 1950s, ठीक है। उस टाइम पे जो पाकिस्तान जो है वो पहला दुनिया का कंट्री था जिसने पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था एट नेशनल लेवल, ठीक है। और हमने ये इनिशिएट करवाया था 1950s में, ठीक है। 1947 में हमारी इमरजेंस हुई और 1950 में हमने, क्योंकि हमें सबसे बड़ा इशू ही उस टाइम पे पॉपुलेशन को कैटर करना था, तो इसलिए इस प्रोग्राम को इनिशिएट करवाना बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ज़रूरी था। Many population planning programs have very limited in impact on fertility and Pakistan's success rate was very poor. अब बहुत सारे फर्टिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं या पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो इनिशिएट करवाते रही डिफरेंट गवर्नमेंट, लेकिन उसका हमें सीरियस इम्पैक्ट्स नहीं नज़र आते थे। क्यों इम्पैक्ट्स हमें उनके नज़र नहीं आते थे? एक तो उन प्रोग्राम्स के लिए बजट जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था हमारे पास, ठीक है। लोग विलिंग नहीं होते कि जो है पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि सोशल और कल्चरल जो हमारी नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके अगर मद्देनज़र रखा जाए तो लोगों को ये रियलाइज़ करवाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो एक कंट्री के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो था पॉलिटिकल विल भी हमारी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इन प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवा सकते। अब लैक ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट थी वाज द की फैक्टर, ठीक है। पॉलिटिकल कमिटमेंट जब होती है किसी भी प्रोग्राम से रेलिवेंट, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो जो है, क्योंकि हमने ये पास्ट में देखा था कि जो जितने भी उस टाइम पे पॉलिटिशियंस थे या जितने भी लोग इक़्तिदार में उस टाइम पे थे वो सारे लैंड ओनर्स थे, ठीक है। यहाँ पे उनको रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी का इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है। सो वो इतने विलिंगली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। अब लैक ऑफ फंडिंग फॉर प्रोग्राम्स एंड वीक मैनेजमेंट, ठीक है। फंडिंग ऑफ प्रोग्राम्स जो थी वो भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कम थी, और मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी या लैकनेस थी उसके अंदर, और साथ ओवरसी एंड इम्प्लीमेंट दैम, और उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग या उसको बाद में लुक आफ्टर करने वाले लोग जो है वो बिल्कुल कम थे, या फिर उनकी विलिंगनेस नहीं थी कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। 1965 से 73 तक पॉपुलेशन प्लान रिलाइड मेनली ऑन द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मिडवाइफ्स, ठीक है। जो हमारा पॉपुलेशन प्लान था वो क्या था कि जो मिडवाइफ्स होती हैं, ठीक है, वो रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर वो घरों में जाके लोगों को एजुकेट करती थी कि जो है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज़ करें ताकि ये हमारी इकोनॉमिक और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन टू मोटिवेट पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी। 1973 में क्या हुआ कि भुट्टो जब आया, ठीक है, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई तो क्या हुआ कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एक नोवेल मैकेनिज्म, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन सिस्टम, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया एंड वॉज ट्रेन्ड बाय वेल ट्रेन्ड कपल्स रादर देन दाइज, ठीक है। और उसका मेन मोटिव ये था कि जो पहले तो मिडवाइफ्स लोगों को मोटिवेट करी थी ना, अब उन्होंने कहा कि यंग कपल्स जो हैं वो लोगों को मोटिवेट करें और बताएं कि जो अगर फर्टिलिटी को हम कंट्रोल करेंगे तो उससे जो वुमेन है उसकी हेल्थ पे भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा और ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। सो दाइज जो होती हैं या मिडवाइफ्स जो हैं वो इतनी ट्रेंड नहीं होती हैं, उनकी जो एबिलिटी है कि उन वो दूसरों को कन्वे कर सकें अपना मैसेज वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उन्होंने लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट किया ताकि वो मैसेज को बहुत क्लियरली लोगों तक कन्वे कर सकें। Population program suffered its worst setback in 1977। अब 1973 में भुट्टो जो प्रोग्राम लेके आया उसका सेटबैक हुआ 1977 में जब ज़ियाउल हक आया, ठीक है, तो उन्होंने इस्लामाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब इस्लामाइजेशन जो है बेसिकली लोग ये समझते हैं कि इस्लाम में फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करना या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जो है वो नहीं उसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम वाज डिस्काउंटेड बाय डिसकंटिन्यूड फॉर 3 years।
अब 3 साल के लिए जो प्रोग्राम था, मोटिवेशन प्रोग्राम जो था इंट्रोड्यूस करवाया था भुट्टो ने, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसमें मजीद जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी और जो लोगों को ट्रेन किया जा रहा था उसको रोक दिया गया। आफ्टर 1985 व्हेन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बिगन टू री इमर्ज, ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक फोर्सेस दोबारा आई, ठीक है, ये मिलिट्री थी, मिलिट्री जब चली गई तो 1985 में जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस दोबारा हुकूमत में आई तो क्या हुआ, एंड शेयर द पावर इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अगेन स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो थे जो पहले मिलिट्री गवर्नमेंट से पहले इंट्रोड्यूस हुए थे, उन्होंने दोबारा फंक्शनिंग में आए और दोबारा से काम करना शुरू किया, जिसमें एक प्रोग्राम जो था वो पॉपुलेशन प्लानिंग का प्रोग्राम भी था, ठीक है। 1990s में क्या हुआ, विद मोर मीनिंगफुल ऑर्डर एंड विद लेम एक्सक्यूज, ठीक है, 1990s में इस प्लान को एक और मीनिंगफुल ऑर्डर के साथ इम्पोज करवाया गया और एक लेम एक्सक्यूज जो था कि इस्लाम इज अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। लोग ये समझते थे कि इस्लाम जो है वो फैमिली प्लानिंग से अगेंस्ट है, उसको जो है वो बेसिकली लोगों को क्लैरिफाई किया गया कि इस्लाम इज नॉट अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग, ठीक है। प्रोग्राम वाज स्ट्रेंथेंड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट मिनिस्ट्री, ठीक है, और फिर इस प्रोग्राम को मजीद स्ट्रेंथन किया गया कि जो है थ्रू एक और मिनिस्ट्री, एक प्रॉपर मिनिस्ट्री या एक प्रॉपर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया इसके लिए, जिसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन एंड वेलफेयर। बेसिकली जब इस्लामाइजेशन की पॉलिसी आई थी तो उसमें ज़ियाउल हक ने ये लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि इस्लाम जो है वो अगेंस्ट है फैमिली प्लानिंग के, ठीक है। तो अब जो थी 1990s में जब डेमोक्रेटिक दोबारा गवर्नमेंट आई तो उसमें इस चीज़ को बताया गया कि ये एक सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ है, इस्लाम इज़ नॉट अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। तो और फिर इस स्लोगन को कि फैमिली जो है प्लानिंग होनी चाहिए, इसको और मज़ीद मोटिवेशन देने के लिए और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की जो कि जिसका काम ये था कि पॉपुलेशन और वेलफेयर के काम करें। पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स वर एनलार्ज्ड एंड टारगेटेड बेटर, ठीक है। अब पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम जो थे उनको एक्सपैंड किया गया, एनलार्ज किया गया और उनको टारगेट मजीद बेहतर तरीके से किया गया। फील्ड सुपरविजन वाज स्ट्रेंथेंड एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वाज सॉल्व, ठीक है। अब फील्ड जो सुपरविजन थी, क्योंकि अब जो भी प्रोग्राम होते हैं उनकी सुपरविजन बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोग्राम बन भी जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी किसी तरीके से अगर पॉलिटिकल विल हो तो करवा दिया जाता है, लेकिन उनकी बेसिकली ओवरसी करना या उनको सुपरवाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, तो उसको भी स्ट्रेंथन किया गया। और साथ साथ इसके कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, जिस कम्युनिटी को हम बेसिकली एजुकेट कर रहे हैं, इस बारे में नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो कम्युनिटी गैदरिंग्स डिफरेंट एरियाज में रखी जाने लगी, जिनमें बेसिकली हम प्रमोट कर रहे थे पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स को। Main focus of population planning programs was on supply and of contraceptives rather than their demand. अब जो जितने भी पॉपुलेशन प्लानिंग प्रोग्राम्स आ रहे थे, ठीक है, उनका मेन जो फोकस था वो सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है, कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो डिफरेंट रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि लोग खुद ही अवेयर हो सकें इस चीज़ से कि हमें ज़्यादा चिल्ड्रन जो हैं वो नहीं करने चाहिए। सही, तो क्या हुआ कि रादर देन डिमांड, ठीक है, लेकिन वो उनकी जो मेन फोकस था वो डिमांड साइड पे नहीं था कि बेसिकली लोग डिमांड भी कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स या नहीं, ठीक है। सो बाय द टाइम ऑफ 7th 5-year प्लान इन 1988, जब पाकिस्तान में 7वां 5 साला मंसूबा आया 1988 में, तो क्या हुआ कि मल्टी सेक्टर पॉपुलेशन अप्रोच हैड बीन यूज्ड, ठीक है। उस टाइम पे मल्टी सेक्टर एक पॉपुलेशन अप्रोच जो है उसको यूज़ किया गया और उस अप्रोच के बेसिकली 3 एरियाज़ में उस अप्रोच को कंसीडर किया गया। एरियाज़ क्या थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर सेंटर्स टू प्रोवाइड बेसिकली फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और जॉइंटली विद मदर चाइल्ड हेल्थ केयर, मोटिवेशन एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। बेसिकली उनका मोटिव क्या था कि कम्युनिटी की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लोगों को प्रमोट किया जाए। दूसरा बेसिक एरिया उनका क्या था कि प्रोविजन ऑफ गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक जो सर्विसेज हैं उनकी प्रोविजन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरी भी हो सकती है इसमें थ्रू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस सेंटर्स इस्टेब्लिश्ड इन गवर्नमेंट एंड
प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्टेरिलाइजेशन, एग्जामिनेशन और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनकी प्रोविजन भी बेसिक फोकस था उस प्रोग्राम का। तीसरा जो एरिया इसमें कवर किया गया वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, ताकि इम्प्लीमेंट हम ये करवा सकें कि मेजर जो इंफॉर्मेशन इस लेवल पे हमें चाहिए, एजुकेशन दी जाए, ठीक है, कपल्स को, और साथ साथ कम्युनिकेशन प्रोग्राम ताकि लोग कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, अपनी बात को विद थ्रू मैस मीडिया, ठीक है। ज़ाहिर है अब इसके लिए हमें कोई मीडियम चाहिए था, मैस मीडिया के थ्रू पर्सनल और ग्रुप कम्युनिकेशन को प्रमोट किया गया। साथ में जो है वो मेटरनल एंड चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया गया, न्यूट्रिशन को फोकस किया गया ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, लेट मैरिजेस एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, इन सब चीज़ों को बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर फोकस किया गया। अब मेन इश्यूज थोड़े से देख लेते हैं कि हमारी जो फर्टिलिटी रेट अभी भी हाई है, ठीक है, उसके पीछे मेन कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या है, कि मेन इश्यूज क्या है, हर्डल्स क्या है कि अभी तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस अवेलेबल फॉर फैमिली प्लानिंग वर अनइवन एंड इनएडुकेटेड, ठीक है। अब फैमिली प्लानिंग के हमने हॉस्पिटल जो क्लिनिक्स थे वो तो खोल लिए, ठीक है, अर्बन पे भी, अर्बन लेवल पे भी और रूरल लेवल पे भी, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अवेलेबल थी, ठीक है, फॉर फैमिली प्लानिंग, वो अनइवन भी थी और इनएडुकेट भी थी, ठीक है। इसके साथ साथ फैमिली वेलफेयर क्लिनिक्स मच ऑफ विच आर इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर के फैमिली वेलफेयर क्लिनिक्स हैं वो इंटरमिटेंटली वर्क करते हैं। इंटरमिटेंटली वर्क करने का मतलब ये हुआ कि वो 16 और 16/8 या जो 8/12 की आवर्स में वर्किंग करते हैं, यानी 8 आवर्स वर्किंग करते हैं और 12 आवर्स वो बंद रहते हैं, ठीक है। सो इससे ये बात हमें पता चलती है कि जो वेलफेयर क्लिनिक्स होते हैं या वेलफेयर सेंटर्स जो होते हैं उनको 24/7 जो है वो काम करना चाहिए, ताकि किसी भी टाइम किसी को ज़रूरत पड़ सकती है तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ जो है वो भी इंश्योर होना चाहिए। उसके साथ साथ आर फ्रीक्वेंटली क्लोज एंड एब्सेंट स्टाफ, ठीक है, वहाँ पे इंटरमिटेंटली एक तो काम करते हैं और साथ साथ जो मेनली स्टाफ होता है वो फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर एब्सेंट है। फिर अनट्रेन्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, वर्कर्स जो हैं उनको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है, और साथ साथ एग्जामिनेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, लैब्स की कमी है, ठीक है, लैब करवाने के लिए आपको डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज को विजिट करना पड़ता है, ठीक है, या कोई मेडिसिन अगर खरीदनी है तो आपको किसी और जगह से जाकर खरीदनी पड़ती है, बल्कि उन सेक्टर्स के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। फिर लैक ऑफ प्राइवेसी इन एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग एरियाज, अब जो काउंसलिंग एरियाज हैं या एग्जामिनेशन एरियाज हैं फीमेल्स के लिए, उनको प्राइवेट होना चाहिए या उनको थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट है वो सिक्योरिटी महसूस करे बात करने में भी और अपना एग्जामिनेशन करवाते हुए भी। इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स भी इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स देखते हैं। रूरल एरियाज में तकरीबन सिर्फ 5% ऐसी वुमेन्स हैं जो जिनको अवेलेबिलिटी है या एक्सेस है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, ठीक है। वहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया ही नहीं जाता कि वुमेन जो हैं वो ख़ास तौर पे फर्टिलिटी कंट्रोल के लिए किसी क्लिनिक को विजिट करें, ठीक है। सो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन रूरल एरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है। तो उनकी काउंसलिंग करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसी तरह से जब उनको हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो काउंसलिंग करना भी डिफिकल्ट एक प्रोसेस है। हाउस होल्ड इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर हम सोशल साइड पे देखें तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा इनकम रिक्वायर्ड होगी उनकी नीड्स को पूरे करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो पावर्टी बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर रूरल एरियाज अगर हम देखें तो मेजर जो है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो उनकी लिमिटेड एक इनकम होती है और वो भी साल में 2 दफ़ा आती है जब उनकी फसल जो है वो तैयार होती है। तो जो पावर्टी है वहाँ पे प्रिवेल कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब जब पावर्टी है तो उनके पास इतनी इनकम नहीं है या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को भी परचेज कर सकें, ठीक है। सो इसका 2 साइडेड इफेक्ट है बेसिकली। अब डिफिकल्ट टू अफोर्ड लार्ज फैमिलीज, ठीक है। अब जाहिर है ऑब्वियसली जब पावर्टी है, ठीक है, और इनएडुकेट रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो क्या होगा कि लार्ज फैमिलीज को लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर क्वालिटी मोर मैटर्स देन
क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स। अब अगर हम जॉब मार्केट में भी देखें तो क्वालिटी ऑफ वर्कर्स जो है वो ज़्यादा मैटर करती है कि जितनी अच्छी एजुकेशन या जितने अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन हासिल की होती है वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स। यानी कि बल्क अमाउंट में अगर आप वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर 20 वर्कर्स रख लेती है, ठीक है, जबकि उसके पास नीड सिर्फ 5 स्किल्ड वर्कर्स की है, तो वो 15 जो वर्कर्स हैं वो बेसिकली एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज हैं। डेटा में ये सजेस्ट करता है कि मोर एजुकेशन रेफर्स टू लोअर फर्टिलिटी, ठीक है। जैसे जैसे एजुकेशन हम इंक्रीज करते हैं या लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे फीमेल्स को या कपल्स को, तो उससे क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट हमारा लो ओवर होता है, ठीक है। एंड ग्रेटर यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेथड्स, और लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं ये कि जो है बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो सेफ हैं और उनको यूज़ करना चाहिए। माइग्रेशन इन अर्बन एरियाज इज रादर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि लोग हमारी जो अर्बनाइजेशन है या रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो बहुत हाई रेट है उसका, ठीक है। जैसे जैसे लोग सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं या मेट्रोपॉलिटन्स की तरफ मूव करते हैं तो उनको बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, और बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने की वजह से उनका मोर्टेलिटी रेट कम होता है और दूसरी साइड पे उनका फर्टिलिटी रेट हाई होता है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे बात करें तो जितने बड़े शहर में आप मूव करेंगे तो वहाँ पे रहना, शेल्टर हासिल करना या एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेना भी उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फैमिली को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका भी जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है या अर्बनाइजेशन है उसका भी हमारे पास टू साइडेड इफेक्ट आता है। लार्ज सिटीज हैव प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड एक्सेस ऑफ सर्विसेज, वाटर इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, ठीक है, शेल्टर की कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें सिटीज में देखने को मिलती हैं। अब स्टेटस ऑफ वुमेन, their education, labor force participation are critical factors and affect family planning। अब बेसिकली देखा जाए अगर हम वुमेन को एम्पावर ही न करें, ठीक है, कि वो घर से बाहर निकल नहीं सकती और जॉब में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो क्या होगा कि इसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अगर हम उसकी ना करवाएं और साथ साथ क्रिटिकल फैक्टर्स, ये सारे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारी फैमिली प्लानिंग को। अब थोड़ा सी करंट सिचुएशन को देख लेते हैं पाकिस्तान की, और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंट वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ, ठीक है। अगर हम करंटली देखें तो पाकिस्तान के अंदर 225 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो हमने एस्टिमेट की है जुलाई 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है। रैंक जो है हमारा अगर देखें हम तो 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इन द वर्ल्ड, या फिर हम कह सकते हैं 235 जो कंट्रीज वर्ल्ड बैंक ने इनलिस्ट की हुई हैं उनमें से हम 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, ठीक है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई रेट है। अगर हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को या जीडीपी को देखें तो उससे रेलिवेंट ये हमारा बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। रिसेंट सेंसस जो है उसमें हमने ये देखा कि 64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है अभी भी रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है, और 36% जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर रहती है। और हमने पीछे पढ़ा कि रूरल एरियाज के अंदर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है फॉर बोथ कपल्स एंड स्पेशली फॉर वुमेन, ताकि उनको एम्पावरमेंट नहीं मिलती और साथ साथ उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर बच्चे अलाइव पैदा होते भी हैं तो वो माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, ठीक है। अब मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे, ठीक है। फैक्टर्स देख लेते हैं। बेसिकली हाई फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है तो इस तरह के जो तरीके हैं या मेडिकल जो वेज हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि फर्टिलिटी रेट जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिससे मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अब लो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव लोग नहीं यूज़ करते, और साथ साथ क्या है कि हाई अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की लोग ज़रूरत महसूस नहीं करते, ठीक है। डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी, कस्टम ऑफ अर्ली मैरिजेस, ठीक है, हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है कि अर्ली मैरिजेस जो हैं वो की जाती हैं ख़ासतौर पे रूरल एरियाज़ के अंदर, तो उससे भी हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होता है। फिर सन प्रेफरेंसेस, ठीक है, ये हमारी सोशल और या कल्चरल नॉर्म इसको आप कह लें
ठीक है, पावर्टी है, उसके अलावा इलिटरेसी या स्पेशली फॉर वुमेन एंड लैक ऑफ वुमेन, ठीक है, यानी इलिटरेट वुमेन एम्पावरमेंट की कमी है, ठीक है, इलिटरेट हैं लोग। हमने पीछे एजुकेशन वाले जो सेक्टर को डिटेल में देखा था, तो हमने देखा था कि आउट ऑफ स्कूल जो लोग हैं, ठीक है, उन 66% पॉपुलेशन जो आउट ऑफ स्कूल है, उनमें से मेजर पोर्शन जो है वो फीमेल्स का था, ठीक है, जो कि जिन्होंने कभी स्कूल को विजिट नहीं किया। सो ये तमाम फैक्टर जो हैं ये हमारे हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ रिलीजियस कंस्ट्रेंट, हमने पहले भी देखा कि लोग ये समझते हैं कि इस्लाम इज़ अगेंस्ट पॉपुलेशन प्लानिंग, ठीक है, तो ये उनका एक गलत कॉन्सेप्ट है, इस्लाम इज़ नॉट अगेंस्ट पॉपुलेशन प्लानिंग। चाइनाज बर्थ रेट प्लजेस टू लोएस्ट इन फोर कंट्रीज, ठीक है, अगर हम 4-5 कंट्रीज को जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको देखें, तो हमें पता है लगता है कि चाइना का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर पिछले 4 डिकेड का हम डाटा उठा के देखें तो चाइना ने अपना बर्थ रेट जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। यूएस को अगर हम देखें तो मोर कपल्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड फ्री रहें, ठीक है, इसी तरह वो उनमें अवेयरनेस है या फिर वो खुद को एम्पावर इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो चाइल्ड फ्री रहें। इंडिया का फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें तो रिप्लेसमेंट लेवल से बिलो है। रिप्लेसमेंट लेवल बेसिकली होता है कि जो न्यू बर्थ्स हैं वो रिप्लेस कर देती हैं जो डेथ्स हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करने का रिप्लेसमेंट लेवल जो है इंडिया में वो लो है। और रिप्लेसमेंट लेवल बेसिकली क्या है, रिप्लेसिंग ऑफ डाइंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ा सा कंपैरिजन हम करते हैं तो चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7%, कोरिया 1%, साउथ कोरिया 1%, सिंगापुर 1.1%, हांगकांग 1.1%, स्पेन 1.3%, इटली 1.3%, कनाडा 1.5%, अमेरिका 1.7%, ठीक है, इंडिया 2.1% एंड पाकिस्तान 3.1%, ठीक है। तो हमें आइडिया होता है कि सिर्फ साउथ एशिया के अंदर ही नहीं बल्कि हम वर्ल्ड में हमारा जो है वो इस टाइम तकरीबन अराउंड हाईएस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो चल रहा है, ठीक है। हमने इससे रेलिवेंट जो है वो एक वीडियो और भी अपने चैनल पे डाली है जिसमें देखा है हमने कि जो डेवलप्ड इकॉनमीज हैं वो अपना फर्टिलिटी रेट को क्यों कंट्रोल कर रही हैं और उनकी फिगर्स क्या हैं और उनको उसकी क्या क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं अब वो फेस करना चाह रहे पा रहे हैं। तो इस वीडियो में के एंड पे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक टैग कर दूंगी, ठीक है। आप अगर वो देखना चाहें तो वो ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर फर्टिलिटी रेट को हम एक हद से ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं तो उसके क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं किसी कंट्री को फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक फ्लो चार्ट देख लें, जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, वो फ्यूचर में क्या होता है हमारी लेबर फोर्स बनते हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बनते हैं, ठीक है। उनको जब हम ट्रेन कर लेते हैं या हम उनको एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड कर लेते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी लेबर फोर्स बन जाते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जब हमारी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, एग्रीकल्चरल लेवल पे, इवन हर लेवल पे हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी क्योंकि हमारे पास हाई स्किल्ड लेबर जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारी ओवरऑल जीडीपी पे बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट आता है या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है और जीडीपी इंप्रूव होती है। जब जीडीपी इंप्रूव होती है तो हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होती है तो हम क्या करते हैं कि मजीद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आते हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाने के लिए और साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ लाते हैं। बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव कर जाती है और उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो दोबारा इफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हम अगर देखें तो ये पूरा सर्कल साइकिल है जो कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ और साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक करता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ अगर आपको कोई कंटेंट से रिलेटेड क्यूरीज हो आपकी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।